हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करेंगे अपने जितने भी फंडामेंटल के टॉपिक्स अभी हो सकते हैं उतने कवर करेंगे। एटलीस्ट 3 4 5 हो जाएं तो अच्छी बात है। तो कम वीडियो में इतने टॉपिक्स कवर करने की सोचेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना। अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। अब इंट्रासेलुलर नाम से पता चल रहा है सेल के अंदर। ये कोई सेल है हमारी बॉडी की, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो सेल के अंदर वाले फ्लूइड को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो कि पूरा 70% होता है। ज़्यादा फ्लूइड हमारा इंट्रासेलुलर में ही होता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर की तरफ होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, वो कितना होता है? 30% होता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कौन कौन से ये वाला फ्लूइड है वो कौन कौन से फ्लूइड को कंसीडर किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल अब 30% बनाना है तो 22% क्या हो गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो वेसल्स के बीच में होता है, ब्लड वेसल्स के बीच में होता है, उसे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो कि 6% होता है टोटल बॉडी फ्लूइड के। नेक्स्ट आता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है? जैसे कि हमारा CSF फ्लूइड, CSF हमारी बॉडी का फ्लूइड हो गया, साइनोवियल जॉइंट का फ्लूइड हो गया, लिम्फेटिक टिश्यू का फ्लूइड हो गया, आई फ्लूइड हो गया। ये सारे कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हैं वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर आते हैं। और ये किसका पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है, जो सेल के बाहर होते हैं। बाहर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कितना परसेंट फ्लूइड होता है? टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड एडल्ट में, ओल्डर में और इन्फेंट में। एडल्ट में तो हमारी बॉडी वेट का 60% होता है, ओल्डर में 55% होता है, इन्फेंट में 80% होता है। अब बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, हमारे बहुत टाइप से हम बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में ट्रांसफ्यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन मेथड, ऑस्मोसिस मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेथड एंड ऑस्मोलैरिटी। अब इनको देखेंगे होते क्या है। तो सबसे पहले आता है डिफ्यूजन मेथड। अब एक वर्ड आता है नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक फ्लूइड है, कोई भी एक ऐसे बकेट सा ले लो और उसके अंदर कोई भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड है सारा है उस बकेट के अंदर। तो ये इस फ्लूइड के अंदर कितने अमाउंट में कण है? कण मतलब कि जैसे एक पानी के अंदर हमने मिट्टी गिरा दी और मिट्टी के छोटे छोटे कण, तो कितने अमाउंट में कण है? हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो वो कण होते हैं, तो उसको हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर कितने कण होते हैं? तो कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है? 275 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी होती है, ठीक है। अब सबसे पहला आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन होगी ना बॉडी फ्लूइड की, वहाँ से मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी है ना फ्लूइड की कमी आ गई और जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होगा तो वहाँ से वो फ्लूइड कहाँ मूव करेगा? लो कंसंट्रेशन की जहाँ कम होगा वहाँ मूव करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे घरों में टंकी होती है, तो टंकी के ऊपर टंकी लगी होती है और नीचे जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन हम नीचे से अगर पानी ऊपर पहुँचाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो हम मोटर लगाते हैं, मोटर से हमें ऊपर भेजना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या लिखेंगे? इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, किसी एनर्जी, नो नीड ऑफ एनी एनर्जी। सोल्यूट मूव, जो भी सोल्यूट होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो भी हम डालेंगे ना, जो भी कण वगैरह मतलब सोल्यूट्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके अंदर ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सोल्यूट्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब आता है ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस का मतलब होता है एक बकेट ले लिया, वही सेम बकेट ले ली हमने, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल का मतलब कि कुछ ही चीज़ों को वो परमिएबल है मेम्ब्रेन की, उसको पास होने देगी, कुछ ही चीज़ों को पास होने देती है, बाकी चीज़ों को नहीं पास होने देती, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर भी 100 ml वाटर है और इसके अंदर भी 100 ml वाटर है, तो दोनों में 100 ml वाटर है। अब इस वाले वाटर के अंदर हमने क्या किया? इस वाले के अंदर हमने ना चीनी डाल दी। कितनी चीनी डाल दी? 50 ml चीनी डाल दी। तो वो वाटर जो यहाँ था वो क्या हो गया? इस चीनी के साथ चिपक गया। तो यहाँ वाटर, यहाँ कण की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वाटर यहाँ क्या हो गया? कम रह गया। तो वाटर कम रह गया तो अब क्या होगा? यहाँ से जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से क्या करेगा? वाटर मूव करेगा यहाँ पे, और ये वाटर तब तक यहाँ पे मूव करेगा, तब तक यहाँ मूव करेगा जब तक ये दोनों का इक्वल ना हो जाता है। वाटर जो फ्री वाटर है, फ्री वाटर जो जिसके साथ कुछ नहीं चिपक रखा, वो इक्वल ना हो जाता है तब तक यहाँ मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस।
क्योंकि इसमें 50 ml ही पानी बचा हुआ है। 50 ml तो हमने क्या कर दिया, इसमें चीनी डाल दी और चीनी के साथ 50 ml वाटर मिल गया, उसके साथ चिपक गया। लेकिन 50 ml बचा है तो यहाँ 100 ml है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक यानी कि इसके अंदर कण ज़्यादा हो गए, मतलब कि टोन इसकी कण ज़्यादा हो गए इसके अंदर, तो ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस में लिख रखा है स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिफ्यूजन। एक तरह से डिफ्यूजन ही होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है उधर की साइड से दूसरी साइड जहाँ पानी कम हो गया है वहाँ जाएगा। तो ये क्या है, जब तक पानी जाता है जब तक वो फ्री वाटर ना बन जाए, मतलब इक्वल फ्री वाटर, दोनों में इक्वली फ्री वाटर ना रह जाए, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इक्वली वो फ्री वाटर ना रह जाए, तब तक क्या होता है, वो मूव करता रहता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो, हाई कंसनट्रेटेड लो, लेस कंसनट्रेशन से वो उसकी कंसनट्रेशन अब इधर की साइड पानी वो ज़्यादा हो गई थी कंसनट्रेशन, क्योंकि यहाँ चीनी हो गई थी, चीनी के कण के साथ ये कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई थी, यहाँ लेस कंसनट्रेटेड है ये, मतलब कि इसके अंदर कण की कमी है, लेस कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसलिए लिखा है लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड, लेस कंसनट्रेशन से मोर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है यहाँ आर्टरी है, ये कैपिलरीज हैं और ये वेन है, तो जो एकदम से आर्टरी से हाई प्रेशर से वो आया और कैपिलरीज में आके यहाँ कुछ अमाउंट में फिल्टर हुआ और फिर मतलब लो प्रेशर की तरफ ये मूव करता है वाटर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करे और बीच में फिल्ट्रेशन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो इसका फ्लूइड एंड सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब हमने पढ़ना है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, ब्लड की वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, फ्लूइड ब्लड की वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड अगर जो हमारा वॉल्स हैं वो फ्लूइड की तरफ प्रेशर लगाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो वॉल्स हैं वो फ्लूइड की तरफ प्रेशर लगाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो मतलब कि जब भी प्रेशर लगेगा तब फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्स पे प्रेशर जाके लगेगा। ठीक है, अब ओस्मोलिटी तो हमने देखी ली थी, मैंने बताई दी थी कि किसी भी वाटर के अंदर कण ज़्यादा हो जाना, किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देना, किसी जैसे वाटर एक सॉल्वेंट हो गया, उसके अंदर हम नमक ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, मतलब कि हमने सोल्यूट ऐड किया है और वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब ओस्मोलिटी में हमने पढ़ ही लिया था पीछे, बिल्कुल सेम ओस्मोसिस की तरह ही होती है ओस्मोलिटी, जिसके अंदर हम दोनों तरफ 100 ml लेते हैं और लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाता है। लेस कंसंट्रेशन कौन सा होगा, हाइपोटोनिक होगा। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रखी है और वहाँ पे हमें पानी और देने की ज़रूरत है। किसी बंदे की, कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी अगर हाइपरटोनिक हो जाती है तो उसमें हम फ्लूइड डालते हैं, फ्लूइड देते हैं उस पर्सन को, ताकि उसकी जो बॉडी है वो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में चली जाए, मतलब कि नॉर्मलाइज हो जाए एक तरह से। इसलिए अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड क्या होता है, मतलब होता है कि हम कितना इनटेक करते हैं बॉडी में और कितना आउटपुट आता है। तो हम अब देखते हैं फ्लूइड इनटेक। जो फ्लूइड इनटेक है हम कितना करते हैं और कितना हम निकालते हैं और कैसे कैसे निकालते हैं बॉडी से, किस किस प्रोसेस से निकलता है। तो फ्लूइड इनटेक हम ओरली कितना करते हैं, 1200 से 1500 ml करते हैं। कितना ओरली कितना करते हैं, 1200 से 1500 ml। और फूड से हम कितना फ्लूइड लेते हैं, 80 से 1000 ml फूड से फ्लूइड लेते हैं। अब मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन कितना होता है हमारा, 300 होता है। 300 हमारा मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन जो टर्म है वो आगे आएगी, तब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया हमारा कितना, 2800 ml। ठीक है, इतना फ्लूइड हम इनटेक करते हैं। अब फ्लूइड आउटपुट मतलब कि निकालते कितना है, तो यूरिन से हम कितना बाहर निकालते हैं, 1400 से 1500 ml। एंड स्किन से भी अब निकलता है, तो स्किन से कितना निकलता है हमारा, स्किन से स्वेटिंग के थ्रू निकलता है, तो 500 से 600 ml। एंड लंग्स से 400 ml के अप्रोक्स। ठीक है, और जीआई सिस्टम से 100 से 200 ml, यानी कि वही सेम हो गया। वो 2800 हम उसको इनटेक कर रहे थे, यहाँ पे 24 से 2700 ml हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेंटेन हीमोस्टैसिस। हमारी बॉडी में हीमोस्टैसिस कौन मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को कौन मेंटेन करके रखता है, तो ये किडनी, लंग्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआई सिस्टम, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं।
क्यों करते हैं? किडनी फंक्शन करती है हमारा यूरिन आउटपुट का। अगर यूरिन आउटपुट ही नहीं होगा, हम यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट ही नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर वो इकट्ठा होता रहेगा तो एडिमा हो जाएगा, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। मतलब एडिमा यानी कि वहाँ पे पानी भर जाएगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है लंग्स भी कुछ अमाउंट में हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारे मतलब कि सांस के थ्रू थोड़ी बहुत अमाउंट में वो निकलता है, फ्लूइड निकलता है। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स के थ्रू भी फिल्ट्रेशन वगैरह होके हमारा क्या होता है, हीमियोस्टेसिस मेंटेन होता है। और जीआई सिस्टम से, जीआईटी सिस्टम से तो होता ही है। अब ना हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ढंग से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला आता है सोडियम तो सबसे मेन होता है। सोडियम एक टाइप का एनायन होता है, कैटायन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे कैटायंस होते हैं, तो ये क्या है, कैटायन है। पोटेशियम क्या है, कैटायन है। कैल्शियम क्या है, कैटायन है। मैग्नीशियम क्या है, कैटायन है। और ये दोनों क्या है, क्लोराइड और फॉस्फेट एनायन है। अभी कितनी अमाउंट में होते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सोडियम जो होता है सबको पता होता है कि 135 से 145 की अप्रोक्स होता है, ठीक है, सोडियम। और सोडियम हमारी बॉडी में क्या करता है, सोडियम हमारी बॉडी में करता है, जैसे हमारी बॉडी में अगर फ्लूइड अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो हम ऐसी ड्रग देंगे कि हमारा है ना सोडियम पे एक्टिंग ड्रग देते हैं हम, सोडियम पे जो एक्ट करती है वो ड्रग देंगे, ताकि सोडियम के साथ हमारी बॉडी से फ्लूइड भी निकलता है, तो ताकि फ्लूइड भी हमारी बॉडी से क्या एक्सक्रीट आउट होए। तो हम सोडियम मतलब कि ऐसी ड्रग देते हैं जो सोडियम पे एक्ट करे, ठीक है। मतलब कि हम नेट्रियूरेटिक्स ड्रग्स देते हैं। फिर पोटेशियम कैल्शियम ही देखते हैं। तो सोडियम क्या होता है, मैक्सिमम फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारे सेल से बाहर होता है, मोस्टली सेल से बाहर पाया जाता है, सेल से बाहर पाया जाता है क्या, सोडियम। नॉर्मल अमाउंट हमें पता था 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट देते हैं। सोडियम रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, अब हमारा सॉरी गाइज, हाथ लग गया था गलती से। तो हमारा क्या होता है, जो सोडियम होता है वो रीअब्सॉर्ब का होता है। रीअब्सॉर्ब होता है हमारा जो नेफ्रॉन होता है, हमारी किडनी में ना पिरामिड्स होते हैं, तो पिरामिड्स के अंदर हमारा नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन होता है किडनी में। अब पिरामिड वगैरह वो किडनी में पड़ेंगे, वो कहाँ क्या होता है, तो किडनी में टिब्यूल होती है पूरी की पूरी। तो इस टिब्यूल के अंदर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है हमारा क्या, सोडियम। और सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो वाटर को भी अपने साथ रीअब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, K+ आयन से डिनोट करते हैं। अब जो पोटेशियम होता है वो 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल सीरम यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में थोड़ा बहुत, जो सेल मोस्टली पोटेशियम है ना सेल के अंदर पाया जाता है पोटेशियम, लेकिन थोड़ा बहुत सेल के बाहर अगर पाया जाता है तो वो कितनी अमाउंट में पाया जाता है हमारा, तो सेल के अंदर जो पाया जाता है ना वो कितना, सेल के अंदर जो पाया जाता है, मोस्टली सेल के अंदर पाया जाता है, तो ज़्यादा सेल के अंदर पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, 125 से 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है उसकी नॉर्मल कैल्शियम वैल्यू कितनी होती है, 9 to 10.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये जो कैल्शियम क्या होता है, जो कैल्शियम है वो भी हमारा सेल के बाहर देखने को मिलता है, यानी कि सेल के बाहर, लेकिन किस अमाउंट में, कम अमाउंट में, 9 to 10.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अमाउंट में होता है ये बस। इसको रेगुलेट कौन करता है, पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होते हैं, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर हम इनको क्लियर करेंगे कि पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन। अब हमारा क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मेनली कहाँ पाया जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, सेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। मैग्नीशियम हमारे सेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 1.8 से 2.6। अब हमारी सोडियम की 135 से 145 थी, पोटेशियम की कितनी थी, 125 से 140 थी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर में कितनी थी पोटेशियम की, हमने देखा था कितनी थी, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर थी। नेक्स्ट आता है क्लोराइड। क्लोराइड का नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है हमारा, 95 से 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पाया जाता है, मेनली हमारे सेल के बाहर पाया जाता है क्लोराइड, कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है क्लोराइड, ठीक है। और सोडियम को फॉलो करता है ये। फॉस्फेट क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है 2.5 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट, और ये हमारा सेल के अंदर पाया जाता है।
अभी जो फॉस्फेट वगैरह है और ये सारे कैल्शियम वगैरह हमने आयंस पढ़े हैं, ये सारे सेल से बाहर सेल के अंदर कभी एक्सचेंज आउट होके और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे काम में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एनजी ट्यूबिंग क्या होता है। एनजी ट्यूबिंग का मतलब होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का मतलब क्या होता है, नेजो मतलब नोज एंड गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, यानी कि नोज और स्टमक से रिलेटेड है कुछ। तो नोज और स्टमक से रिलेटेड है, तो नोज से लेके हम स्टमक तक जिस ट्यूब को पहुंचाते हैं वो क्या होता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है। अब स्टमक के अंदर पहुंचा रहे हैं तो स्टमक के अंदर क्या काम होगा एनजी ट्यूबिंग का, या तो हम कोई पर्सन है वो फीड नहीं कर पा रहा है तो उसको फीडिंग कराएंगे, या फिर उसने कुछ खा लिया है ऐसा, या फिर उसकी मतलब उसने ऐसा कुछ खा लिया जिसके कारण हमें उसको सक्शन करना पड़ गया, उसका इरिगेशन करना पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए हम किस लिए क्या यूज़ करते हैं, एनजी ट्यूबिंग यूज़ करते हैं। या फिर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसकी सर्जरी वगैरह हुई है, या फिर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो माउथ से खा नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूबिंग के द्वारा हम उसकी फीडिंग कराते हैं। ठीक है, तो अ स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्ट इन द स्टमक थ्रू नोज इज नोन एज एनजी ट्यूबिंग। अब कोई भी पेशेंट है वो पूछ रहा है कि हम इस ट्यूब को क्यों डाल रहे हैं, पेशेंट तो पूछ नहीं सकता क्योंकि वो अनकॉन्शियस होगा, उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं या कोई भी उसका रिलेटिव पूछ रहा है कि ये ट्यूब क्यों डालते हैं, तो उसको पर्पस बताने क्यों डालते हैं। हम फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए, गैस्ट्रिक में कुछ एनालिसिस करना है, हमें पीएच चेक करनी है हमारे स्टमक की, तो वो करने के लिए, गैस्ट्रिक लावाज करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, और एक डीकम्प्रेस स्टमक को वो करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। डीकम्प्रेस स्टमक का मतलब क्या होता है, हमारी वो जो गैसेज होती है उसको निकालने के लिए। ठीक है, इंडिकेशंस ऑफ एनजी ट्यूबिंग, वो तो पर्पस थे कि हम इस कारण से कर सकते हैं। अब किस किस पेशेंट में कर सकते हैं हम, तो हमारा जो पर्सन है अनकॉन्शियस पेशेंट है वो फीडिंग नहीं कर पाएगा खुद से, तो उस पेशेंट में कर सकते हैं। मतलब कि किस पेशेंट में कर सकते हैं, पर्पस का मतलब होता है किस लिए करते हैं, क्या कारण है, तो पेट साफ करने के लिए, फीडिंग कराने के लिए, तो ये कारण होते हैं। लेकिन किस पेशेंट में कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है जो हमारे कईयों में देखा भी होगा, जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स की तरफ से ऐसे नोज से और लिप्स से क्या हो जाता है, ऐसे कट सा लगा होता है, तो वो कंडीशन हमारी पीडियाट्रिक्स में आती है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ये दो कंडीशंस होती है, इनमें लगा सकते हैं क्योंकि वो माउथ से फीडिंग नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उसके कारण उनमें लगा सकते हैं, नोज से हम फीडिंग कराते हैं उसको। और किसी ने पॉइजनिंग खा ली है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूबिंग करते हैं। अब आता है प्रोसीजर ऑफ एनजी ट्यूबिंग। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे प्रोसीजर करने से पहले तो हम पेशेंट से कंसर्ट लेंगे, अगर पेशेंट से नहीं ले सकते तो हम किससे लेंगे, उसके क्लोज रिलेटिव से लेंगे। ठीक है, क्लोज रिलेटिव से लेंगे। तो प्रोसीजर करने से पहले हम कंसेंट ले लेंगे, कंसेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स, सबसे पहले क्या है, आर्टिकल्स अरेंज करेंगे एनजी ट्यूबिंग के। तो एनजी ट्यूब जो भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे अरेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, क्या क्या अरेंज करेंगे हम, एनजी ट्यूब अरेंज करेंगे, कोई भी अरेंज कर सकते हैं, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन। सिंगल ल्यूमेन को हम लेविन ट्यूब भी बोलते हैं, डबल ल्यूमेन को हम सोडियम स्लम्प ट्यूब भी, सम्प ट्यूब भी बोलते हैं, सोडियम सम्प नहीं, सोलम सम्प ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल ल्यूमेन यानी कि एक ल्यूमेन की होती है, डबल ल्यूमेन 2 ल्यूमेन की होती है। अब ये इनकी फोटोज देख लेना नेट से निकाल के साथ के साथ, तो पता चल जाएगा सिंगल ल्यूमेन कैसी होती है, डबल ल्यूमेन कैसी होती है। नेक्स्ट आता है सिंगल ल्यूमेन किस लिए यूज़ होती है, ओनली फॉर फीडिंग के लिए यूज़ होती है सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। अब डबल ल्यूमेन ट्यूब जो होती है वो एयरवे ल्यूमेन और सक्शन ल्यूमेन, यानी कि सक्शन करने के लिए, और एयरवे ल्यूमेन होती है, यानी कि किसी ने जहर वगैरह खा लिया तो उसके पेट से सक्शन निकालने के लिए, वो जहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम सक्शन करते हैं और उसके एयरवे को भी मेंटेन करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है, कोई भी जहर खा के आता है तो एयरवे को मेंटेन करना। तो एक डबल ल्यूमेन में एक एयरवे मेंटेन करती है और एक सक्शन ल्यूमेन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ट्यूब लेके आनी है, डबल ल्यूमेन या सिंगल ल्यूमेन। फिर हमें क्या देखना है, एनजी ट्यूब का साइज़ देखना है कि कौन सा कलर हमें कौन सा साइज़ हमें लेना है। तो हमारा ये ट्रिक होती है BBWGOY बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ब्लैक, डब्ल्यू वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। ठीक है, 8 सब में 2-2 का डिफरेंस है, 8, 10, 12, 14, 16। एक बार ये अकॉर्डिंग याद होगी तो ये भी याद हो जाएगा। जो सबसे छोटे वाला होता है वो इन्फेंट में यूज़ करते हैं, और 12 से 14 का हम चाइल्ड में यूज़ करते हैं, और एडल्ट में कितने का यूज़ करेंगे, 16 से 20 का यूज़ करते हैं। 1 फ्रेंच इज इक्वल्स टू 0.33 mm होता है। ठीक है, अब एनजी ट्यूबिंग हम ले तो आए, एनजी ट्यूबिंग को हम स्टेराइल किससे करते हैं, हम उसको स्टेराइल करते हैं गामा रेज से।
स्टेराइल किससे करते हैं, गामा रेज से करते हैं। अब गामा रेज भी हमें चाहिए, मतलब बाद में चाहिए होगा वो तो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा होगा हमारा, सेकंड आर्टिकल होगा लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया भी चाहिए, और एनेस्थीसिया हमेशा वाटर सोल्यूबल लेते हैं। वाटर सोल्यूबल मोस्टली हम वाटर सोल्यूबल लेते हैं, किसी किसी में हम ऑयल सोल्यूबल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल लेते हैं। वाटर सोल्यूबल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो है ना एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और वाटर क्या होगा, वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन ऑयल थोड़ी एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हम ज़ाइलोकिन लेते हैं 2%, और क्या लेते हैं, वाटर सोल्यूबल लेते हैं। अब थर्ड हमें चाहिए सॉल्यूशन चाहिए, 1% सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, नॉस्ट्रल्स को क्लीन करने के लिए, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हमें 1% सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। ये एक बफर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर सिरिंज वगैरह चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए उसकी लोकेशन चेक करने के लिए, एनजी ट्यूब की सही जगह पे लोकेट हो गया है नहीं हो गया है, ठीक है। फिर हमारा क्या चाहिए, हमें ग्लव्स चाहिए, जो नॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं, ग्लव्स, एनएस की बॉटल, ठीक है, और ग्लास ऑफ वाटर विद स्ट्रो, एक ये भी चाहिए ग्लास ऑफ वाटर विद स्ट्रो। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हम जब उसकी फीड वो डालते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा गटक नहीं पाता अगर वो पेशेंट उस ट्यूब को, तो हम उसको स्ट्रो देते हैं, स्ट्रो के साथ वो पीता है उसको, और फिर वो उस पानी को पिएगा तो वो गटकी जाएगी आराम से, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर हमने देखना है कि कैसे क्या होता है। तो हम सबसे पहले है ना एनजी ट्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी को कम करेंगे प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर हम अंदर डालेंगे ना बार बार तो बार बार मुड़ेगी, तो मुड़ने से हमें प्रिवेंट करना है। तो आइस वाटर में उसको डाल के रखना है ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए और वो मुड़े ना। अब पेशेंट को पोजीशन कैसे देते हैं, हाई फाउलर्स पोजीशन देते हैं, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमें हमेशा डालना होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे सेप्टम डिवाइडेशन होती है, हमारा सेप्टम जो होता है वो डिवाइड होता है, और उसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए राइट नॉस्ट्रल को अवॉइड करते हैं, लेफ्ट में डालते हैं। अब हम कितनी सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे हम उस ट्यूब को, एनजी ट्यूब को, तो हमें नापना है। अब पेशेंट का ये फेस है, ये उसकी कान है, ये उसका नाक है, तो नाक से लेके कान तक मेज़र करेंगे, और कान से लेके हमारा स्टर्नम जो होती है ना हमारी यहाँ बोन होती है, उसकी लास्ट पार्ट होता है जिफॉइड प्रोसेस, तो वहाँ तक हम इसको मेज़र करेंगे, और इतनी हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। और फिर हम इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं उसको विद जेली की हेल्प से, ठीक है। जो हमने एनेस्थीसिया जेली ली थी ना वाटर सोल्यूबल, उससे ल्यूब्रिकेट करेंगे ताकि क्या हो, पेशेंट को पेन कम हो। फिर 1% सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें नॉस्ट्रल को साफ करना है। अब लेफ़्ट नॉस्ट्रिल्स में हम डाल देंगे उस ट्यूब को। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में डालने के बाद हम एक नर्स जो है वो उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी, जब हमारा थ्रोट में पीछे जो हमारी यूवला होती है इसके पीछे अगर हमें सीन हो जाए कि थ्रोट में आ चुका है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि इसको गटको। अगर वो गटक नहीं पा रही है तो उसको पानी देंगे, हम पानी देंगे, और स्ट्रो की हेल्प से उसको पीने के लिए बोलेंगे कि इसको पियो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो जिसके कारण वो इजीली गटक पाएगी। और क्या होगा, और क्या नर्स जो है वो क्या ऑब्जर्व करेगी, वो ऑब्जर्व करेगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्व करेगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ऑब्जर्व करेगी। एनजी ट्यूबिंग इंसर्ट करते टाइम है ना, जो क्लाइंट है उसमें दिक्कत आने की कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पेशेंट वो क्या करेगी, उसको पुल आउट कर लेगी बाहर निकाल के, और दोबारा इंसर्ट करेगी किसको, ट्यूब को, ठीक है। अब ये तो था हमारा एनजी ट्यूबिंग का प्रोसीजर। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा फिक्सेशन होती है वो कैसे चेक करते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट हम चेक कर लेना, तो हम एक्सरे की हेल्प से ही चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि एक्यूरेट हम कैसे चेक करते हैं, तो एक्सरे की हेल्प से ही हम एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। ऑस्कल्टेट करके भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी स्टमक है उसकी पीएच, स्टमक से वो थोड़ा फ्लूइड निकाल के उसकी पीएच चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टमक की ही पीएच है, और ये एसिडिक पीएच है, तो वो स्टमक में जा चुका है, करेक्ट जगह पे प्लेस हो चुका है। तो उसकी प्लेसमेंट चेक करने के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है एक्सरे। एक्सरे के बाद जो नर्स होती है, नर्स कैसे चेक कर सकती है, तो नर्स ऑस्कल्टेट करके चेक कर सकती है, और पीएच को एस्पिरेट करके चेक कर सकती है। दैट इज़ द एनजी ट्यूबिंग टॉपिक।